इन तीनों पार्ट के क्वेश्चन को कर रहे हैं। और अभी तक हमने इस सीरीज़ के अंदर 30 प्रैक्टिस सेट्स कवर कर लिए, 30 प्रैक्टिस सेट। और जो हमारा लास्ट 2 सेट थे वो स्पेशली डेडिकेटेड थे बायोलॉजी को लेकर, ठीक है। और ये जो हमारा 31st सेट है इसके अंदर भी हम बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिकली ये सेट भी हमारा डेडिकेटेड रहेगा फॉर द जनरल साइंस, ठीक है। क्योंकि देखिए जनरल साइंस से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर जो ऑन एवरेज बात करें तो जनरल साइंस से मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सभी से लेकर लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस जो हैं अप्रॉक्सीमेटली आपके हर सेट में, चाहे वो आपका सीजीएल का कोई सेट हो, कोई भी सेट इन द सेंस की हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, है ना, तो किसी भी शिफ्ट में किसी भी फॉर्मेट ऑफ एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। सॉरी, तो ये देखने को मिलती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन ए की अगर जो कमी होगी तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। और नाइट ब्लाइंडनेस को एक और टर्म से जाना जाता है, उसे कहते हैं नेक्टेलोपिया, नेक्टेलोपिया, ठीक है, नेक्टेलोपिया। ये एक तरीके की विजन इम्पेयरमेंट होती है, मतलब जो विजिबिलिटी होती है ना कि आपको सही नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो इस तरीके के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन ए जो है वो स्टोर्ड होता है किस पार्ट में, मतलब लिवर में, पेनक्रियाज में, स्प्लीन में या स्टोमच में, किस एरिया में जाकर ये स्टोर होता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए जिसे हम अभी बात करी थी हमने, इसे क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। और जिसकी कमी की वजह से आपका कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। और ये स्टोर होता है आपका कहाँ पर, लीवर के अंदर, लीवर, ठीक है। विटामिन ए बेसिकली जो है आपका ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल। कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है कि कौन सा फैट सॉल्युबल है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए इज द फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो जितने भी होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन वो सारे के सारे स्टोर होते हैं कहाँ पर, लीवर पर, ठीक है। और कुछ और फैट सॉल्युबल विटामिन की हम बात करें अगर जो लीवर पर स्टोर होते हैं वो होते हैं आपका, एक तो विटामिन ए हो गया, साथ में विटामिन डी, विटामिन ई एंड साथ में विटामिन के। तो विटामिन के आपको पता ही होगा, हमने कई क्वेश्चन किया हुआ है इस पर, कई सारे क्वेश्चन किए हैं पिछले वीडियोज़ में, कि विटामिन के जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का जमाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें मैंने वो नहीं रखा है, कोई बात नहीं, हम इसको अपने आप से बना लेंगे कि क्या मैच रहेगा, ठीक है। तो विटामिन B1 जो होता है इसे क्या कहा जाता है, विटामिन B1 को ये कहते हैं थायमिन, थायमिन, ठीक है, यहाँ पर ई आएगा, सॉरी, थायमिन। तो विटामिन B1 मतलब ए का मैच रहेगा आपका 2 के साथ में, ठीक है, ए गो विद 2। नेक्स्ट है विटामिन B2। तो विटामिन B2 जो है वो है आपका कहलाता है राइबोफ्लेविन, दैट मीन्स बी विद 4th। देन हम बात कर रहे हैं विटामिन B7 की, तो विटामिन B7 वो कहलाता है बायोटिन, तो C गोज विद फर्स्ट एंड द लास्ट वी हैव लेफ्ट B9 जो विटामिन होता है इसे कहते हैं फॉलिक एसिड, D विद गोज विद थर्ड। तो करेक्ट मैच आपका ये रहेगा, अगर जो नंबर्स में पूछा गया तो 2 4 1 3 इज द करेक्ट मैच और कॉम्बिनेशन, ठीक है, 2 4 1 3, ठीक है। अगर जो चलिए अब इसमें एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, ये हमने बात कर ली कि 2 4 1 3 है ना, 2 4 1 3 इज द मैच। और जो ये आपका विटामिन B1 है जिसे आप थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, वो होती है आपकी बैरी बैरी, ठीक है। विटामिन B2 इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन, हमने बात करी राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, एरिबोफ्लेविसिस, ठीक है, एरिबोफ्लेविसिस नाम की जो डिजीज, फ्लेविनोसिस नाम की जो डिजीज है वो होती है B2 की वजह से। विटामिन B7 जिसे बायोटिन कहते हैं, इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है, डिजीज का नाम है
डर्मेटाइटिस की जो बीमारी है वो विटामिन B7 की कमी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन B9 की वजह से जो आपकी फोलिक एसिड की कमी की वजह से होती है। ये एक्चुअली जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक बीमारी होती है, डिफेक्ट होता है बेसिकली, न्यूरल बेबी डिफेक्ट या कह लीजिए आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, वो देखने को मिलता है अगर जो विटामिन B9 की कमी हो या फिर फोलिक एसिड की कमी हो। तो इसीलिए इसकी कमी ना हो तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ठीक है, लेडीज़ होती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स, उन्हें फोलिक एसिड की दवाइयाँ एडिशनली दी जाती है ताकि उनकी बॉडी में फोलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी ना हो, ठीक है। ताकि कमी होगी तो क्या है, बच्चों जो बर्थ लेने वाला है बच्चा, उस पर एडवर्स इफेक्ट या कुछ बीमारियों का संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ज़्यादातर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, डाइजेशन का काम होता है, वो किस पार्ट के अंदर देखने को मिलता है? पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टोमच के अंदर? तो सो मोस्टली जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है ज़्यादातर, वो आपको देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। कुछ पार्ट, सम पार्ट जो एक्चुअली देखिए शुरुआत जो डाइजेशन की है, डाइजेशन इसको हम समझ लेते हैं पहले। डाइजेशन की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से होती है? स्टमच से शुरुआत हुई और फिर ज़्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब जो फूड से एनर्जी ले ली है और जो वेस्ट है उसको आगे मूव करना है, तो ये जो डाइजेशन का मोस्टली काम करता है, स्टमच के बाद नंबर आता है जो ज़्यादा काम करता है, मैक्सिमम काम करता है, या मोस्टली या मैक्सिमम काम करेगा, वो आपका काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिले डाइजेशन करने के बाद, मतलब जो फूड आपने खाया, डाइजेस्ट पेट में गया, पेट करने से स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको पचाया, ब्रेक डाउन किया, उससे जो एनर्जी मिली या न्यूट्रिएंट मिले, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं कहाँ पर? लाइनिंग पर, जो इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग में, मतलब उसके साइड्स में, बॉर्डर्स पे, मतलब उसके जो, जैसे इंटेस्टाइन क्या है, एक तरीके का ये इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, पाइप जैसा, तो उसकी बाउंड्रीज पर इस तरीके से वो स्टोर्ड हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये फिर आगे मूव करा जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बाहर आपकी एक जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो थ्रू एक्सक्रीटा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस काम करता है। तो मोस्टली पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ दीज? सलाइवा जो है हमारा, जो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा थूक होता है जो, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है? वो आपका जो स्टार्च होता है, स्टार्च, ये स्टार्च कहाँ पर मिलता है? जो आपका पोटैटो है, आलू वगैरह है ना, तो उसमें है अच्छा खासा स्टार्च देखने को मिलता है। तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? किसकी हेल्प से किया जाता है? डाइजेस्ट सलाइवा की हेल्प से, ठीक है। अब देखिए जो सलाइवा होता है, सलाइवा, ठीक है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है एंजाइम होता है, ठीक, उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज, ठीक है। और ये अमाइलेज जो एंजाइम है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा, तोड़ देता है, किसको? स्टार्च को तोड़ देगा, ठीक। किसमें ये तोड़ देगा? एक बनाएगा ये माल्टोस, सॉरी मॉल्टोस, ठीक है, और साथ में बनाएगा यहाँ पर डेक्सट्रिन, डेक्सट्रिन प्लस माल्टोस, ठीक है, ये दो चीज़ें बनाता है। और इसकी हेल्प से, और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चरिंग ऑफ फूड, मतलब जो आपका जैसे आलू है, पोटैटो है, तो वो क्या ड्राई हुआ, जब अंदर गया सलाइवा के साथ मिक्स हुआ तो वो क्या हुआ? मॉइस्चरिंग आ गई उस फूड के अंदर, है ना। और जो क्लीनिंग ऑफ डेबरिट्स और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स को ये बढ़ाता है, ठीक है। और इसके ये हेल्प करता है एक्चुअली एक और चीज़ के अंदर, जो पीएच का लेवल होता है ना, सडन चेंज हो जाता है इसकी वजह से। अगर जो आपका जो स्टार्च था ना, स्टार्च की वजह से जो पीएच लेवल है बॉडी का, मतलब बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का, जो आपके स्टमक का बेसिकली अगर हम बात करें, तो वो जो पीएच लेवल है वो सडनली चेंज देखने को मिलता है वहाँ पर, बिकॉज ऑफ दीज एक्शन, ठीक है। स्टार्च जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है थ्रू द अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज इंपॉर्टेंट है, आपको कहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर एंजाइम है, बेसिकली एंजाइम है अमाइलेज। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? सेलुलोज किसके बने होते हैं? तो सेलुलोज जो है बेसिकली ये क्या होते हैं, ये सेलुलोज एक्चुअली बने होते हैं जो ग्लूकोज यूनिट होता है ना, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया आपका ग्लूकोज के बने होते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ग्लूकोज यूनिट्स के बहुत सारे, मतलब ये लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज यूनिट्स होंगे
ठीक है। तो उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है, और उन सभी को मतलब जैसे मान लीजिए एक ग्लूकोज यूनिट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स एक लीनियर चेन में अटैच्ड होते हैं, बने होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। और पॉलीसैकेराइड से क्या बनेगा फिर आपका, ये जब चेन बनेगी तो उस चीज़ को कहते हैं सेलुलोज, ठीक है। और सेलुलोज वर्ड जो है आपने सुना होगा, आपके पिछली क्लास में हमने बात करी थी, जहाँ पर सेलुलोज जो है ये प्राइमरी सेल वॉल बनाता है। कहाँ पर सेल वॉल होती है, यहाँ पर एक सेल वॉल, सेलुलोज के आसपास में सेल वॉल होगी, और ये स्पेशली देखी जाती है यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। देखिए सेलुलोज तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होगा, बट सेल वॉल जो उसकी एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, कवर है, वो आपको सिर्फ एनिमल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका सेलुलोज किसका बना होता है, तो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन में हम सेलुलोज कहते हैं, बट क्वेश्चन हमारा आंसर ग्लूकोज के साथ जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि कौन सा वो एंजाइम है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट मतलब होता है प्रोमोटर, प्रोमोटर का काम करता है, मतलब किसी चीज़ को बूस्ट कर देता है ना। तो वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोमोटर की तरह काम करता है इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को इथेनॉल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका जाइमेज, ठीक है, जाइमेज, ठीक। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जाइमेज, ठीक है। एक बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स होता है जो आपको मिलता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। कहाँ से मिलता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल जाती, मतलब आपका फर्मेंटेशन ऑफ शुगर मतलब जो शुगर केन का जूस होता है ना, गन्ने का रस, उसको जब सड़ाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ से कुछ अमाउंट इथेनॉल निकलेगा और कुछ आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो है एक नेचुरली एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, यीस्ट। यहाँ पर यीस्ट का जो प्रोडक्शन है वो नेचुरली यहाँ पर देखने को मिलता है। जब फर्मेंटेशन होगा शुगर का फर्मेंटेशन हो रहा है, शुगर मतलब ग्लूकोज, तो उसका जब फर्मेंटेशन हो रहा है शुगर का, तब उस टाइम पर यीस्ट का फॉर्मेशन भी आपको नेचुरली देखने को मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो एंजाइम है वो है जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लीवर, मतलब किस चीज़ का प्रोडक्शन जो है लीवर का फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये है लीवर एक्चुअली करता क्या है, देखिए लीवर से ना एक्चुअली जब आप वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं या कोई भी लिक्विड पीते हैं, ठीक, तो वो लिक्विड क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनको डिटॉक्सिफिक करके और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको थ्रू एक्सक्रीटा और बेसिकली यूरिन के फॉर्म में उसे बाहर निकाल देता है। तो मेन फंक्शन क्या हुआ, वो है करेक्ट आंसर, फंक्शन ऑफ लीवर वो है आपका यूरिया को रिलीज करना, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है। और लीवर जो है आपका ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं, बट इसका मेन फंक्शन होता है कि अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन, अमीनो एसिड, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करना। मतलब अगर जो कई बार होता है ना कि बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है, तो वो क्या है बॉडी के अंदर क्या है ना, HCl बहुत सारा आपका जब खाते हैं तो उसके अंदर पेट के अंदर आपके HCl मौजूद होता है। तो वो HCl क्या करता है, हर चीज़ को एसिडिफाई कर देगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम जो है ये लीवर करता है जब हम वाटर या लिक्विड प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेन काम क्या हुआ करता है लीवर, लीवर आपका देखिए एक तो अमीनो एसिड को की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़े ना बहुत ज़्यादा घटे। साथ में डिटॉक्सिफिकेशन, अभी हमने बात की ना, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, मतलब जो बॉडी के अंदर हार्मफुल चीज़ें हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी ये करता है, ठीक है। और यूरिया जो प्रोड्यूस होता है आपका लीवर के अंदर होता है और मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में भी हेल्प करता है आपका ये, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है कौन सा ह्यूमन सिस्टम के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो गैस्ट्रिन है वो एंजाइम नहीं है बेसिकली, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया गैस्ट्रिन। बाकी जितने ट्रिप्सिन है, टैलिन है, पेप्सिन है, ये सारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं आपके बॉडी के अंदर कहीं कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिन है इट इज़ नॉट एन एंजाइम, बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ये क्या है आपका एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन जो कि सिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड को,
ठीक है। अब गैस्ट्रिक एसिड क्या होती है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो कहलाता है आपका जैसे HCl, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, इसको सिमुलेट करता है कि मतलब इसकी जो है मात्रा बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है पेरेंटल सेल्स के द्वारा। ठीक है, पेरेंटल सेल्स जो स्टमच के अंदर, पेट के अंदर आपके मौजूद रहते हैं। ठीक है, और गैस्ट्रीन को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है जी सेल, जी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, जी सेल्स ऑफ द स्टमच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। और अगर जो हम बात करें इसमें एक चीज़ और है कि जो आपका ये है आपका जो आपका ये है गैस्ट्रिन, ये एक्चुअली क्या करता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिक एसिड के लिए, और साथ में ये ब्रेक डाउन करता है किसको, ब्रेक डाउन कर लेता है किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन जो आपने कंज्यूम किया है उसको तोड़ने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये तो अलग उसका काम हो गया, बट जो पूछा गया था नॉट है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम बेसिकली नहीं है, वो आपका गैस्ट्रिन है। ठीक है, इसका काम अलग हो गया, न्यूट्रलाइज करना, बट बाकी जो ट्रिप्सिन और टैलिन और पेप्सिन ये सारे क्या हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके अंदर बात हेल्प करता है, डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका ट्रिप्सिन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। अभी हमने एक बात करी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक डाउन करना है इसको, तो कौन सा आपका एंजाइम यूज हो रहा था, वो हो रहा था गैस्ट्रिन। ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो रहा था, बट यहाँ पर हमें डाइजेस्ट करना है पूरा, मतलब तोड़ना है बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे टुकड़ा करके उसको तोड़ तोड़ करके आगे उसको मतलब बॉडी के आगे पार्ट्स में जाना है उसे। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम है, वो है आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट रहता है। ठीक है, और ये इसके अंदर जो है ये क्या करता है, इसकी हेल्प से जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ, सॉरी नॉट हाइड्रोलिसिस, या कह सकते हैं हाइड्रोलाइजिंग, हाइड्रोलाइजिंग ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर मिलेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के, बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये तो आई थिंक नहीं, ये नहीं हुआ है, हाँ सॉरी मेरे को लगा ये क्वेश्चन हो चुका है, सेम दिखा ना। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि जो अपेंडिक्स, जहाँ से अपेंडिक्स जो है अटैच्ड होती है। ठीक है, किस पार्ट से बेसिकली अपेंडिक्स जो होती है वो अटैच्ड रहती है, ये पूछा गया है। तो अपेंडिक्स अटैच होती है हमेशा किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से अपेंडिक्स जो है वो अटैच्ड रहती है। ठीक है, बेसिकली अटैच तो लास्ट से होती है, बट एक्चुअली इसका होता जो है, अपेंडिक्स की जो साइट होती है वो जंक्शन होता है, मतलब जैसे एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का एंड हो गया, तो यहाँ से अपेंडिक्स आपकी चालू होती है ऑलमोस्ट, मतलब एक तरीके से जंक्शन है ना। बट अब ऐसा कोई दोनों वाला ऑप्शन नहीं है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन से अटैच रहती है। ठीक, और ये लगभग आपकी 4 इंच के आसपास, अपेंडिक्स जो है इसकी जो लेंथ होती है 4 इंचेस, 4 इंचेस की लेंथ होती है इसके लगभग। ठीक है, ये बेसिकली जो राइट साइड ऑफ जो आपका स्टमक है ना, तो स्टमक के नीचे जो लोअर पार्ट में राइट साइड एब्डोमेन में ये आपका अपेंडिक्स आपको मौजूद आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल आर द प्रोडक्ट्स विच हैव, किसका प्रोडक्ट है बेसिकली ये जो वर्ड है आपका न्यूट्रास्यूटिकल, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिनल इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक्चुअली इसको एक और नाम से जाना जाता है न्यूट्रास्यूटिकल को, जैसे होता है ना फार्मास्यूटिकल, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट होंगे और मेडिसिनल इफेक्ट होंगे। ठीक है, इसे और दूसरे नाम से जाना जाता है, वो होता है बायोसिटिकल। ठीक है, फार्मास्यूटिकल, बायोसिटिकल। ठीक है, दिस इज अ ग्रेड ऑफ बेसिकली फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल का एक पार्ट है इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ, सॉरी द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्योरीफाइड इन द ह्यूमन बॉडी, ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्योरीफाई हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे कहते हैं डायलिसिस। आप सभी को पता होगा कि डायलिसिस के थ्रू जो है वो एक्सेस वाटर जो है बॉडी के अंदर से, ब्लड के अंदर जो घूम रहा होता है उसे निकाल दिया जाता है, उसके अंदर जो सॉल्यूट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें
हटा दिया जाता है, ठीक है। और डायलिसिस करने से क्या है, जो बॉडी के अंदर जो पोटेशियम है, पोटेशियम का लेवल, ठीक है, आपका सोडियम का लेवल और साथ में बाइकार्बोनेट्स, इन तीनों चीज़ों का जो लेवल है वो मेंटेन किया जाता है थ्रू द डायलिसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डायलिसिस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किडनी जो है ह्यूमन बींग के अंदर जो किडनी है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है, किडनी किससे क्या होता है आपका एक्सक्रीशन, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, जो अपने फूड खाया, कंज्यूम किया, जैसे एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को लेने थे वो ले लिए, उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, बॉडी के अंदर का जो पार्ट है वो किडनी है, एक्सक्रीशन कहते हैं उसे, ठीक है। इससे आपका फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने यूरिया से रिलेटेड किया था, तो इसी वही है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो यूरिया इज केमिकली विच ऑफ दिस, मतलब यूरिया एक बेसिकली केमिकली क्या होता है? तो यूरिया बेसिकली केमिकली जो होता है ये होता है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट उसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगा? नाइट्रोजन कंपाउंड होगा। नाइट्रोजन से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो होगा इसके अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यूरिया के अंदर बेसिकली नाइट्रोजन तो होता ही है, और इट इज़ फॉर्म्ड इन द, कहाँ पर ये फॉर्म होता है बेसिकली? दिस इज फॉर्म्ड इन लीवर, लीवर में फॉर्म्ड होता है, ठीक है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स बेसिकली इसके अंदर कॉम्बिनेशन में जाते हैं। एक होता है अमोनिया अमोनिया प्लस दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब ये आपकी जो अमोनिया साइकिल होती है, सॉरी यूरिया साइकिल, नॉट अमोनिया साइकिल, यूरिया साइकिल के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स आपके कंटेन रहते हैं। दिस इज अ नाइट्रोजन बेस्ड कंटेनिंग कंपाउंड, है ना। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन किडनी से रिलेटेड है, व्हेन किडनी फेल टू फंक्शन, मतलब जब किडनी काम करना बंद कर देती है, देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, मतलब जब किडनी ने काम करना बंद कर दिया, कहते हैं किडनी फेल हो गई बंदे की, तो कौन सी चीज़ एक्यूमुलेट होती है बॉडी के अंदर, जमा हो जाती है, ठीक है। तो जमा होती है कौन सी? नाइट्रस वेस्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर नाइट्रोजन से संबंधित जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनका क्या एक्यूमुलेशन हो जाता है, वो जमा हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो नाइट्रोजन वेस्ट जमा होता है जब किडनी फेलियर आपको कंडीशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, जो पथरी कहते हैं ना इन ह्यूमन किडनी, किडनी के अंदर भाई क्या है, वो आपको पथरी हो गई, किसी को बोलते हैं ना स्टोन्स हो गए, पथरी हो गई, तो वो क्या है, मतलब उसमें क्या देखने को मिलता है कि भाई कौन सी चीज़ जमा हो गई, है ना। तो वो जमा होता है वहाँ पर सोडियम ऑक्जेलेट, देखिए, सॉरी नॉट सोडियम ऑक्जेलेट, दैट्स कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, सोडियम नहीं कैल्शियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है उसका डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है इनर, कहाँ पर? इनर लिनिंग में, इनर लाइनिंग में, इनर लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी के अंदर जो है इनर लाइनिंग पार्ट है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। अब जिन लोगों को किडनी स्टोन हाई रिस्क होता है उनके अंदर जो एक डिजीज डेवलप होती है जिसे कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो है वो डेवलप हो जाती है अगर जो वो लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती और फिर अल्टीमेटली क्या है, वो फेल हो जाती है, मतलब फेल इन द सेंस बॉडी के अंदर तो है बट वो जो उसका फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट को या एक्सक्रीटा को बाहर निकालने में हेल्प करना, वो काम नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से अदर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिन, सॉरी एल्बुमिन, एल्बुमिन जो है इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ दिस, एल्बुमिन जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है इसके द्वारा, ये प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा, ठीक है। एल्बुमिन एक बेसिकली ब्लड प्रोटीन है जो बनता है एक पोर्शन ऑफ प्लाज्मा से, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। एक्चुअली ये क्या है, ये बेसिकली जो एल्बुमिन है ये क्या है, ब्लड प्रोटीन है, ठीक है, समझ लीजिए इसको, ब्लड प्रोटीन है और ये बनता है कहाँ से? दिस इज फॉर्म्ड थ्रू द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की मदद से ये बनता है, ठीक है। और अगर जो हम बात करें कुछ और बीमारियों की जो लीवर से संबंधित है, जैसे आपका सिरोसिस होता है, ठीक है, सिरोसिस, ठीक है, ये डिजीज आपकी लीवर से संबंधित है। लीवर कैंसर तो आपको पता ही है, कैंसर से हो गया, हेपेटाइटिस, ठीक है, या एनी कोई अल्कोहल अगर जो आप कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से भी जो लीवर का जो फंक्शन है उस पर इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि पास्चुराइजेशन की एक डेफिनेशन है, सिंपली व्हाट इज पास्चुराइजेशन ये पूछा गया। तो इसमें क्या होता है कि पास्चुराइजेशन होता है, जो पास्चुराइजेशन को एक्चुअली जो वर्ड है पास्चुराइजेशन, इसको इन्वेंट किया था लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर ने, ठीक है। कब किया था? 19th सेंचुरी के आसपास में इसे डिस्कवर किया था। इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होती है मिल्क को हीट करने की प्रक्रिया, ठीक है। अब मिल्क को आपको हीट करना है, जैसे मिल्क है आपका दूध, है ना, उसको आपने हीट किया मतलब हीट के लिए मैंने ट्राइंगल सिस्टम सिंबल बनाया है, ठीक है। उसको हीट करेंगे एटलीस्ट फॉर 15 सेकेंड्स। वंस मिल्क अगर जो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसको कूल कर देंगे क्विकली अप टू 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपने 15 सेकंड तक उसको हाई टेम्परेचर दिया, फिर जैसे ही वो गर्म हुआ उसको 3 डिग्री टेम्परेचर पर उसको क्विकली ठंडा ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको एक मॉडरेट टेम्परेचर पर रखा जाता है। मतलब इसमें क्या है, देखिए होता है फ्रेश वाटर इज हीटेड अप टू अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबे समय तक हीट किया उसको, नॉट 15 सेकेंड्स नहीं, तो दिस इज रॉन्ग, लंबे समय तक हीट किया, उसके बाद सडनली कूल किया विद इन द स्पेसिफिक टाइम, ठंडा किया, और उसके बाद फिर कुछ टाइम तक उसको दोबारा हीट किया, मतलब एक गर्म किया, ठंडा किया, फिर थोड़ा सा कुछ देर के लिए उसको गर्म किया। इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं, इसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो पास्चुराइजेशन की डेफिनेशन यही वाली आपकी रहेगी, ठीक है। नॉट फॉर 8 आवर्स और लो टेम्परेचर, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वन इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट लीड्स टू, मतलब किसी एक मैटर का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशनिंग में जाना, वो क्या कहलाता है? मतलब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर हो क्या रहा है कि द स्पेस जो होता है ना, दो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली, या कह लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का जो स्पेस है, जगह है, गैपिंग है, ठीक है, उसे कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो जो दो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, अनदर स्टेट में जा रहा है, मतलब है ना, सॉलिड है तो वो कहाँ जा रहा है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही है, 5 नहीं है एस, सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है। तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, पार्टिकल्स हैं, वो आपस में कॉन्टैक्ट हैं, कॉम्पैक्टेड है बेसिकली, है ना। तो जब वो एक फॉर्म से इसमें कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कॉम्पैक्टेड थे, वो क्या हो गए, थोड़े से लूज हो गए, है ना। तो इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, उस चीज़ को कहते हैं चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चीज़ जाती है, सॉलिड टू लिक्विड हो गया या लिक्विड से गैस गई, ठीक है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली, जो पार्टिकल्स है, आपको ये वाला डायग्राम तो आपको पता ही होगा, ये सॉलिड है, बिल्कुल कॉम्पैक्टेड है, पूरा सब कुछ भरा हुआ है ना। ये आपका बेसिक वाला है, छोटी क्लासेस में ऐसे हमने मॉलिक्यूल्स को देखा, ऐसे इस तरीके से, ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, ठीक। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा घटता बढ़ता रहता है, तो मतलब जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हैं, ठीक है, ये कम आपका बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बेसिकली वो बढ़ गया, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हीट की एप्लीकेशन है, मतलब हीट भी जनरेट होगी। भाई कोई चीज़ मूव करेगी तो उसकी मूव करने की वजह से क्या है, हीट जनरेट होगी। जनरली क्या, देखिए अब फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम बात करें कि आप वॉक करते हैं सिंपली, तो जब आप वॉक करते हैं तो वॉक करने के बाद थोड़ी सी आप स्पीड बढ़ाएंगे अगर जो वॉक करने की, तो क्या होता है, बॉडी के अंदर से हीट जनरेट होने लगती है, तो आपको क्या फील होती है, वार्मनेस, गर्मी फील होती है ना। तो ये वही वाला फंडा है एक तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस टाइप का ना क्वेश्चन बहुत आता है, फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस के एग्जांपल बताइए, फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल बताइए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, देखिए आपको ये वाला प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान होगा, जो 9th-10th क्लासेस में हम लोगों ने किए होंगे, सभी ने किए होंगे मोस्टली, है ना। तो एक लाइट रेज आई, यहाँ पर गई, स्कैटर्ड हुई, इस तरीके से ये बन गई, ये क्या बनाता है, विबग्योर, ठीक है, जो आपका रेनबो का कलर शेड होता है, ठीक है, जो का प्रिज्म से लाइट पास होकर इस तरीके से जाती है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज हुआ ना, इसमें तो कोई केमिकल वाला मैटर ही नहीं आया ना, दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, दिस इज फिजिकल चेंज, ठीक है। 7 कलर्स में चेंज हो जाती है लाइट ऑफ बीम डिस्पर्स होकर। सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल व्हेन कुक्ड, अब देखिए इस वाले को जरा होल्ड पे रखते हैं, ये क्या है, हो सकता है कन्फ्यूजन हो लोगों को, भाई फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बट कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए फिर आगे देख लेते हैं।
डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, जो नमक है पानी के अंदर मिल गया, भाई पानी है, पानी भरा हुआ है, उसमें आपने नमक डाला, उसको घुमाया, तो उसकी क्या है, वो मिक्स हो गया, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, फिजिकली सॉल्युबल हो गया, वो वाटर सॉल्युबल चीज़ थी, पानी में मिल गई, आप उसको इवेपोरेट करोगे वापस से शायद आपको सॉल्ट भी मिल जाएगा, तो फिजिकली चेंज हुआ, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। व्हेन सॉइल लैम्प, वेट सॉइल लैम्प, जब गीली सॉइल लैम्प है, व्हेन ड्राइड गेट फ्रेगाइल, ठीक है, फ्रेगाइल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो फ्रेगाइल वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इजीली ब्रेकेबल या इजीली टूट जाए, है ना, जब जैसे वेट सॉइल लंप है बेसिकली, मतलब जो मिट्टी का वो आप गीला बना लीजिए, कुछ एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, जब वो सूखेगा तो क्या है, उसके अंदर ना इजीली ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट विल बिकम ऑल्सो फिजिकल चेंजेस। बट ये तीनों तो फिजिकल चेंज हो गया। अब जो वेजिटेबल वाली बात आई, ये हमने अभी होल्ड पे डाला था ना, कि सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल, जब हम उसे पकाते हैं तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर देखने को मिलता है केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जब केमिकल चेंज इसलिए देखने को मिलता है, जब आप पकाते हो तो टेम्परेचर राइज करोगे, टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या है, केमिकल चेंजेस होंगे, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो वेजिटेबल के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो एंटी ऑक्सीडेंट्स थे, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, जब इनको हीट किया गया तो ये क्या हो गए, ऑक्सीडाइज्ड हो गए। अब देखिए ये जब ऑक्सीडाइज हो गई कोई चीज़ तो ये क्या हो गई, केमिकल चीज़ का एग्जांपल बन गई ना, ठीक है। तो ऑप्शन डी, सॉरी ये चलिए यहाँ सी होना था, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी डिसऑर्ड, नहीं 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 सॉरी, क्या कर रहा हूँ, नॉट सी, ऑप्शन बी, वेजिटेबल्स वाला ऑप्शन जो है, सब थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ, ये सी है आपका, ये डी है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि आपका केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्यों हो रहा है हमने बात कर ली थी, फिर से एक बार बता देता हूँ, जो वेजिटेबल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं, हीट करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो सारे, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज आपका देखने को मिलता है। चलिए देखिए, ये भी एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। वाई डज अ वाटर बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, सॉरी वाटर बॉयल करता है एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में तापमान कम होगा फिर भी वो आपका वाटर, देखिए आपका जो प्लेन एरिया है, जो आप सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया के आसपास में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा पानी को बॉयल करने के लिए। बट अगर जो आप हिली एरियाज में जाते हैं तो आपको 100 डिग्री से लोअर में, मतलब आप 90 डिग्रीज में या 80 डिग्रीज में या किसी और टेम्परेचर पे भी पानी आपका बॉयल होना चालू हो जाता है। वो क्यों होता है ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए पीछे एक कहानी है, वो देख लेते हैं पहले। तो जब देखिए प्रेशर जो है, प्रेशर ये डिक्रीज होगा जब एल्टीट्यूड, इसे मैं हाइट लिख देता हूँ ना, हाइट, हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी के साथ में जो दूसरी चीज़ है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर, हाई एल्टीट्यूड्स पर, ठीक है, जो ऊंचाई वाली जगह पे है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हम बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर, हाई एल्टीट्यूड्स पर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हाई एल्टीट्यूड्स पर क्या होगा, कम होगा, लो होगा, ठीक है। क्यों होगा लो, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज प्रेशर की बात कर रहे थे, दैट इज कौन सा प्रेशर, प्रेशर कुकर का प्रेशर नहीं है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटीएम हम इसे लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, कहाँ पर, हाई एल्टीट्यूड्स पर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या होगा, लो होगा। बॉइलिंग पॉइंट लो होगा मतलब जो इनिशियली, जो जब आप पानी गर्म करते हैं ना तो जो बुलबुले निकलने लगते हैं, तो वो बुलबुला निकलने की जो शुरुआत होती है ना, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल जो आपका नॉर्थ वाला प्लेन है वहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब पानी का टेम्परेचर होगा तब वो बॉइलिंग होना चालू हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जब प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, लो का मतलब 100 से नीचे होगा। कुछ भी हो सकता है, ये 90 हो सकता है, 98 हो सकता है, 95 हो सकता है, 85 भी हो सकता है, एंड इट कैन बी डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, कि वो आपका उत्तराखंड का एरिया है कि आपका सियाचिन ग्लेशियर है ना, डिपेंड करता है कि कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बट एज कंपेरेटिव ये आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पानी जो है कम बॉइलिंग पॉइंट पे मिल जाता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, हेंस बॉइलिंग पॉइंट
कम होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है, ज़्यादा कुछ टेढ़ा नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, कैन नॉट रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए अगर जो पानी है लिक्विड, लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटीज को आपने क्या किया, ऐड कर दिया, इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का, ठीक है, वो क्या कर जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था क्या होता है ना, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा हम जाते ही नहीं आगे, है ना, आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस चीज़ को रस्टिंग से बचाने के लिए। भाई देखो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है आयरन के लिए, लोहे के लिए। लोहे को आपको जंग से बचाना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो जिंक है, जिंक की एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, कहाँ पर, आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर जो है जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक जो होता है ये मोर रिएक्टिव होता है, दिस इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका जिंक। ठीक है, इस वजह से इसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है। ठीक है, और इसका जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है बेसिकली, जब इसकी कोट चढ़ा दी आपने, ये आपका आयरन सरफेस है ना, मान ये सॉरी जस्ट मिनट, इसे, ये आपका आयरन सरफेस है, इस पर आपने एक जिंक की कोटिंग चढ़ा दी, तो जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वाटर का, एयर का, ठीक है, टेम्परेचर का, तो वो क्या है इस पर्टिकुलर लेयर पर डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से क्या है आपकी रस्टिंग से बच जाती है वो चीज़। ठीक है, देखिए रस्टिंग के लिए क्या चाहिए आपका, रस्टिंग के लिए एक तो वाटर चाहिए, वाटर इन द सेंस की मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, और प्लस आपकी एयर चाहिए। दोनों चीज़ें जहाँ होंगी और आयरन के कांटेक्ट में आएंगी तो वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, रस्टिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक्निक फॉर क्रोमेटोग्राफी इज यूज, जो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक है वो कहाँ यूज़ की जाती है, क्यों यूज़ की जाती है। ये एक्चुअली एक वर्सेटाइल टेक्निक है जिसके थ्रू सेपरेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, सेपरेशन का काम किया जाता है। और सेपरेशन कहाँ से, मतलब जो एक मिक्सचर का कंपाउंड का मिक्सचर है, मतलब अ, कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं, है ना, एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आपका नींबू पानी, ठीक है, तो नींबू पानी है ना, जिसके अंदर आपका वाटर है, आपका लेमन है, शुगर है, ठीक है, सॉल्ट भी है, तो इस तरीके से कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया। तो इसमें से वाटर को अलग करना है, लेमन, शुगर, सॉल्ट सबको अलग अलग करना है, तो अलग करने का जो एक मेथड है, टेक्निक है, उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई कलर सब्सटेंस नहीं, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर नहीं, ट्राई क्रिस्टलाइन कलर नहीं, सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, बिल्कुल यही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेपरेट करना है हमें सब्सटेंसेस को, अलग अलग पार्ट्स को। मैंने ये एज एग्जांपल दिया समझने के लिए, और भी चीज़ें हो सकती है ना, मतलब एक हीप पड़ा हुआ है, ढेर पड़ा हुआ, उसमें से चीज़ों को अलग अलग करना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एज एन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में वुड बी द बेटर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी देन वाटर। ओके, अब वाटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्शन का जो बिहेवियर है वो कौन फॉलो करता है, ये पूछा गया है। तो ये फॉलो करता है आपका कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को क्या कहते हैं भाई, NaCl, Na+ और Cl-। ठीक है, इसके अंदर दो ये इस तरीके से आयन फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका काम करता है इसके अंदर। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है, शुगर केन है, ग्लूकोज, केन शुगर या शुगर केन, आप एक ही चीज़ें मैंने आगे पीछे हो गया, कोई इशू नहीं, केन शुगर गन्ना है ना, या इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, ये क्या, इसको आयन में आप कन्वर्ट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज चाहिए। जहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दो इस तरीके के चार्जेस मिल जाएंगे, वो क्या होगा, आपका बेस्ट कंडक्टर, कंडक्शन का काम वो बहुत बढ़िया से कर लेगा। इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज, और ये शुगर केन है, शुगर केन मतलब ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारी चीज़ें, इसके अंदर कोई आयन फॉर्म्स नहीं है ना, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉमन सॉल्ट, नमक। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन होगा तो क्या रिलीज होता है यहाँ पर।
है ना। तो जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगा तो वहाँ रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका CO2 इस तरीके से मैंने लिखना था बट कोई इशू नहीं, आप समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, यह होता है आपका C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ें निकलती हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज से। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअली हम बात करी थी ना, हमने क्वेश्चन इसी वीडियो में हमने बात करी थी, जो आपका ग्लूकोज था ये शुगर था बेसिकली, है ना। तो उसको जब हमने फर्मेंट किया, फर्मेंटेशन प्रोसेस में आपको इथाइल अल्कोहल मिला था, ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। ये वही सेम चीज़ है, सिमिलर क्वेश्चन है। और ये कब होता है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलती है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हम सिंपली बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। देखिए अभी हमने बात करी थी केमिकल चेंज की, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल चेंज की। ठीक है, अब देखिए कैंडल जब बर्न हुई, ठीक है, कैंडल क्या है, केमिकल है बेसिकली, है ना। तो बर्न हुई, एक सॉलिड स्टेट में थी, बर्न हो गई, इवेपोरेट हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, सब चीज़ें हो गई। तो ये क्या है आपका, ये केमिकल रिएक्शन आपका चेंज में आता है, केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अब जो वैक्स है, सॉलिड वैक्स है ना, वो पिघल गया, उसने अपना क्या शेप चेंज कर लिया, बट वो इवोपरेट नहीं हुआ, नहीं कहीं गायब हुआ, है ना। तो मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई आयरन है, आयरन की रस्टिंग के बारे में बात किया, गैल्वेनाइजेशन, जिंक, अभी सब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो गए तो ये क्या हो गया आपका केमिकल चेंज। फूड मेटाबॉलिज्म, मतलब पेट के अंदर जो आपने खाना खाया है उसका पचन होना, मतलब डाइजेशन होना, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी संबंधित है किससे, केमिकल से। HCl, आपका अमोनिया, यूरिया, ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिजिकल चेंज के बारे में पूछा गया था इसमें। तो फिजिकल चेंज है आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, इसके अंदर उसने सॉलिड था, उसने अपना फिजिकली चेंज किया, लिक्विड बना। बट अगर उसको आप एडवर्स टेम्परेचर दोगे, मतलब एक वापस चाहोगे, तो वो लिक्विड से वापस सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके जो सेट नंबर, आई थिंक 31 है हमारा सेट नंबर, 31 सेट नंबर। उसके कुछ इसके अंदर हमने बायो प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में सर्कुलेट करें और पढ़ते रहें। ठीक है, SSC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, हर साल होता है, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।